हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्री रिवीजन बैच के अंतर्गत स्वागत है। और यहाँ पर हम करंट अफेयर के अंतर्गत पीटी 365 को डिस्कशन कर रहे थे। और जो आप सभी जानते हैं कि इसको पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसी के अंतर्गत आगे डिस्कशन करते हुए हम ऑलरेडी 2 वीडियो इस इकोनॉमी के अंतर्गत बना चुके हैं। अब थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ेंगे आगे, और जो सेलेक्टिव चीजें वहीं पर ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी चीजें इतना ध्यान नहीं देंगे। तो अब हमारा उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे डेटेड सिक्योरिटीज। यहां से भी क्वेश्चन यूपीएससी के पूछे जाते हैं, जिसे बोलते हैं दिनांकित प्रतिभूतियां, जिसे बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटीज। तो मामला क्या है डेटेड सिक्योरिटीज का? ये तो है तो स्टेटिक का पार्ट है। डेटेड सिक्योरिटी आप सभी पढ़ते हैं, अगर आपने मार्केट पढ़ा होगा। और उस मार्केट में हमने भी अपने स्टेटिक पार्ट प्री रिवीजन बैच के अंतर्गत बहुत अच्छी से चीजें पढ़ाई, उसमें था ये डेटेड सिक्योरिटी, है ना। तो बेसिकली होती क्या है वो सारी चीज देखेंगे, क्वेश्चन बनेंगे इसकी होती क्या है ये बेसिकली, और किस तरीके से इसका स्टेटस है प्रेजेंट में, वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन का आधार बनेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं करंट में क्यों रहा। तो केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष की जब भी बात होती है दोस्तों 2023-24 में, 2023-24 की बात होती है, जो कि आपको बात कर रहा है, अगर जनवरी की बात है तो 23-24 की जनवरी, मतलब जनवरी 2024 की बात होगी। तो चालू वित्तीय वर्ष में लगभग चालू वित्तीय दूसरी छमाही में, दूसरी छमाही का मतलब आप सभी जानते हैं, दूसरी छमाही का मतलब होता है 1 जुलाई से। ठीक है, एक सॉरी 1 जुलाई से नहीं, दूसरी छमाही देखना पड़ेगा आपको। जैसे एक तो होती है 1 अप्रैल से लेकर के, और आपकी होती है ये अप्रैल से लेकर के सितंबर तक, और दूसरी होती है 1 अक्टूबर से और 31 मार्च। ये फर्स्ट छमाही होती है और ये सेकंड छमाही। ये ध्यान रखें। तो केंद्र सरकार ने भी बोला है कि बाजार में 6.5 ट्रिलियन रुपीज, मतलब 6.5 ट्रिलियन रुपीज उधार लेगी, ये केंद्र सरकार ने बोला है। और उधार किससे लेगी सरकार? बाजार से उधार लेगी राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए, जो जीडीपी का 5.9% है। आप सभी जानते हैं जीडीपी का घाटा कैसे सरकार पूरा करती है, अपनी मार्केटिंग बोरोइंग से। तो ये बात बोलिए। तो इस यही होती है आपके इसमें। तो इसे दिनांकित या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम से इनको जानते हैं। जो आपको बात की, ये सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जिसे हम डेटेड सिक्योरिटी बोलते हैं। सभी जीसैक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो हम इनको देखते हैं होती क्या है। तो बेसिकली दोस्तों ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक ट्रेडेबल, ध्यान रखना, इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, अगर ए व्यक्ति ने सरकार से खरीदी तो बी व्यक्ति को बेच सकता है, बी व्यक्ति ने खरीदी तो सी को बेच सकता है और अपना पैसा कमा सकता है, जब तक कि उसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरी नहीं हो। जैसे उसकी मैच्योरिटी पीरियड मान लो कोई 90 डेज की है, मान लो ए ने बी को बेची 20 दिन में, बी ने सी को बेची 30 दिन में, अब सी उसकी के पास कितने दिन रहेगी? 40 दिन रह करके वापस सरकार को बेच देगी। तो जब तक मैच्योरिटी पीरियड होगा तब तक वो क्या होगा, उसको ट्रेड कर सकती है। क्या है? एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, और सरकार के ऋण दायित्व से जुड़ा है, क्योंकि सरकार मान लो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है, उसके बदले में सरकार इंटरेस्ट भी देती है, और सरकार को उसको रीपे करना है बाद में, ध्यान रखना। तो सरकार की क्या है, एक लायबिलिटी होती है, ये ध्यान रखना। तो क्या कीवर्ड है? एक तो ये ट्रेसेबल इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरा ये सरकार की लॉन्ग लायबिलिटी। तीसरी बात, सरकारी प्रतिभूतियों में व्यावहारिक रूप से चूक का कोई जोखिम नहीं होता, क्योंकि ये सरकार के द्वारा इशू की जाती है। इसलिए इसमें अगर मैं बात बोलूं तो डूबने, आपका पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि इसमें जीरो रिस्क होती है। इसलिए आपने देखा होगा जिसमें रिस्क कम होती है उसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट आपको थोड़ा कम मिलेगी, लेकिन फिर भी आप इसी में निवेश करना चाहो, क्योंकि इसमें आपको यह है कि आपका पैसा फिक्स है, डूबेगा नहीं। इन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट या एज लिखित कहा जाता है, क्योंकि ये जोखिम मुक्त होती है, क्योंकि इनमें जोखिम नहीं होता है। जोखिम का मतलब जोखिम इन द सेंस कि डूबने की जोखिम नहीं, पैसा डूबेगा नहीं, इस सेंस की बात होती है। दिनांकित जीसैक अब होती है दिन, अब बात आती है कि डेटेड जीसैक कैसी होती है। डेटेड जीसैक बेसिकली होती तो जीसैक ही है, लेकिन उसका एक पार्ट है, और पार्ट क्या है, एक निश्चित ब्याज दर पर, या तो ब्याज दर फिक्स हो सकती है कि भाई हर साल मुझे 10% का रिटर्न दे देना, या फ्लोटिंग कूपन पर, फ्लोटिंग कूपन मतलब अप डाउन, इस 10, 5, 15, 20 इस तरीके से प्राप्त होता है। यानी कि ऐसी प्रतिभूति होती है जिसमें एक निश्चित ब्याज दर आपको प्राप्त होती है। जैसे मान लो आपने 100 रुपए गवर्नमेंट के लिए, तो 100 में से गवर्नमेंट 10 रुपए हर साल देगी, या तो या बोलेगी कि हर साल जैसे फ्लैक्चुएट होता जाएगा उसी आधार पर आपको दिया जाएगा। इसका भुगतान अर्धवार्षिक अंकित मूल्य पर किया जाता है, जो उसकी फेस वैल्यू है। जैसे 100 रुपए की आप खरीदोगे तो आपको मिलेगी सिर्फ 90 रुपए की, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए। ठीक है, तो फेस वैल्यू उसके आधार पर उसकी हर 6 महीने में इसकी कैलकुलेशन होती है,
और आमतौर पर दिनांक डिनोटेड, ध्यान रखना, जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और दीर्घकालीन सिक्योरिटी होती है, जिनमें आप 5 से लेकर के 40 वर्ष तक के लिए सरकार लोन ले सकती है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी। अब डेटेड में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? डेटेड में ये रिस्क तो है नहीं कि पैसा डूब जाएगा, लेकिन अदर रिस्क हो सकते हैं। जैसे एक होती है मार्केट जोखिम, कि मान लें ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निदेशक निदेशक नहीं निवेशक निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार चढ़ाव आता है, जिससे बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। मान लो जैसे आपने 100 रुपए की खरीदी सरकार से, ठीक है, और उस समय 10 रुपए इंटरेस्ट रेट थी, ठीक है, तो आपने 10 रुपए इंटरेस्ट रेट ले ली, लेकिन उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो मार्केट ही गिर गई। जब आप इसको दोबारा पे करोगे, हो सकता है आपको 10 से कम इंटरेस्ट रेट मिल जाए, इसलिए आपको रिस्क होगी। मतलब ये आपको क्या हो गया, आपका पैसा कम हो गया। जो 100 रुपए खरीदी, हो सकता है आपको 90 की बेचनी पड़ जाए। तो मार्केट के उतार चढ़ाव, क्योंकि मार्केट से अगर आप कौन सी ले रहे हो, फ्लोटिंग वाली ले रहे हो, ये किस में रहती है रिस्क, फ्लोटिंग में। अगर आप फिक्स रेट की ले रहे हो तो उसमें कोई रिस्क नहीं, भाई 10% है, अब मार्केट उतार या छंड, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो एक निश्चित समय बाद इतना इंटरेस्ट रेट से चीजें चाहिए। लेकिन फ्लोटिंग में रिस्क है। अगर मार्केट मान लो, अगर मान लो प्रतिभूति प्रतिकूल मूल्यों पर बेची जाए, 100 रुपए खरीदी 90 की बेची जाए, तो आपका वैल्यू गिर जाती है। तो या मान लो जब आपने प्रतिभूति 100 रुपए खरीदी, उस समय मान लो आलू की कीमत 10 रुपए थी, लेकिन आज जब इसको 110 रुपए का आप रीपे कर रहे हो, तो उस समय आलू की कीमत 20 रुपए, तो आपको मनी की वैल्यू तो गिर गई। जो वैल्यू 10 रुपए की थी वो आज 20 रुपए की है, तो इस तरीके से तो आपको इसका फायदा नहीं हुआ। ये 2 से की होनी चाहिए इसके आधार पे तो, लेकिन आप बेच रहे हो 110 में, तो ये भी तो आपकी रिस्क है। तो एक इन्फ्लेशन बेस्ड रिस्क भी आपकी एक है। तो ये दो है, एक इंटरेस्ट बेस्ड और एक इन्फ्लेशन बेस्ड। या तो इंटरेस्ट आपको कम हो गया, आपको रोज रिस्क हुई, या आपको मान लो वैल्यू बढ़ी लेकिन पैसा की वैल्यू गिर गई, तो भी आपकी रिस्क। दूसरी होती है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। कई बार हम क्या करते हैं कि कोई चीज मैंने खरीदी और ऋण का मूलधन मिलने के समय जब उसे रीपेमेंट किया था कम ब्याज में, कई बार ऐसा है मैंने 10 रुपए खरीदी, 100 रुपए खरीदी, मैंने एक्स को बेची 110, फिर एक्स ने वाई को बेची मान लो 90, ये बेचारा 90 20 में लॉस में गया। रीपेमेंट का मतलब एक तो होता है आपने खरीदी वापस 10 साल रख के अपने पास सरकार को वापस चुका दी, दैट इज वन प्रोसेस। एक होता है आपने एक्स से खरीदी, एक्स ने वाई को, वाई से वो मार्केट में घूम दी और फिर लास्ट वाले ने उसको बेच दिया। तो जो हर्ष हो सकता है, जब मैं आपसे तीसरे व्यक्ति ने अगर खरीदा और उसको यदि फायदा नहीं हुआ, तो रीपेमेंट री इन्वेस्टमेंट। और एक होती है लिक्विडिटी इन्वेस्ट, जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीदार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति विक्रय नहीं कर पाता। मान लो मैंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपये में खरीदी, मैं चाहता हूं कि इसको मैं अच्छे क्यों खरीदता हूं, क्योंकि मैं इसको अच्छे मूल्य में बेच सकता हूँ, लेकिन इसकी मैच्योरिटी पीरियड मान लो 5 साल, लेकिन 5 साल में मुझे कोई अच्छी कीमत में खरीदार ही नहीं मिला, ठीक है, तो मेरी रिस्क है कि मैं उसका कोई फायदा ही नहीं उठा पाया, मुझे तो उतने में ही वापस लौटा देनी पड़ेगी सरकार। तो इस प्रकार की जो रिस्क होती है वो जुड़ी होती है आपके डेटेड सिक्योरिटी के साथ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें पैसा डूबेगा नहीं, ये रिस्क नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने सरकार 100 रुपए के लिए ना, तो 100 रुपए की सरकार उसको रीपे तो करेगी, लेकिन इंटरेस्ट पे आपकी रिस्क हो सकती है, प्रॉफिट पे आपकी रिस्क हो सकती है, लेकिन सरकार डूबेगी नहीं, सरकार आपसे मना नहीं करेगी आपके पैसे चुका, ठीक है। अब और प्रकार की ये क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, ये ट्रेजरी बिल आपको बता दिया। ट्रेजरी बिल ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, जो बेसिकली अल्पकाल के लिए जारी होते हैं। कितना? ये होते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट के। ये हमने स्टैटिक पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाए थे प्री रिवीजन बैच के अंदर। ये सरकार के शॉर्ट टर्म के ऋण पत्र होते हैं, जो 91 डेज, 182 डेज और 364, यानी कि 1 साल से कम के। ट्रेजरी बिल शून्य कूपन प्रतिभूति होती है, इन पर ब्याज का भुगतान नहीं होता, ध्यान रखना, इन पर ब्याज का भुगतान नहीं होता, जितनी रेट होती है उसी पर इसको मुख्य रूप से देता है, और बेसिकली ये डिस्काउंट बेस्ड होती है। जैसे क्या फेस वैल्यू इसकी मान लो ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें 100 रुपये लिख रहे हैं, तो इसमें 100 रुपये है, लेकिन जब इसको खरीदोगे तो आपको सरकार इसको मान ले 90 रुपये देगी पहले से। तो आप जब भी इसको सरकार को वापस करने जाएंगे, आपको रिटर्न में 100 रुपये मिलेगा, आपको 10 रुपये का एक तरह से इंटरेस्ट, ये रिटर्न हो गया। लेकिन सरकार हर साल आपको रिटर्न नहीं देगी, अंकित मूल्य पर एक बट्टा जारी कर देगी, उसके आधार पर आपको रिटर्न, ठीक है, जिसको आप कभी भी रिडीम कर सकते हो, कभी भी उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद होता है कैश मैनेजमेंट बिल। कैश मैनेजमेंट बिल बेसिकली होते हैं तो टी, लेकिन ये 91 डेज के लिए ही होते हैं, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 91 डेज होते हैं। इसके बाद आता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बराबर होते हैं, ये राज्य सरकारों द्वारा सामान्य नीलामी के माध्यम से जारी किए, स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है इनको, और नॉर्मली नीलामी के माध्यम से, नीलामी मतलब मार्केट में शुरू करती है, जो सबसे ज्यादा बोल लगाएगा उसी को बेचती है, ठीक है। अब सरकार देखो, ये प्री के फैक्ट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, प्री के आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल बनेंगे क्वेश्चन, बस आपको चीजें इंटरलिंक करनी है
कि मान लो अगर कैश मैनेजमेंट बिल्स अगर किसी ने जारी किए तो आपसे पूछ सकता है कि जारी करने वाला क्या चाहता है आपसे, शॉर्ट टर्म का लोन चाहता है या लॉन्ग टर्म का लोन चाहता है। तो वहां आपकी मैच्योरिटी होना चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म का लोन चाहता है ताकि रिपे कर सके। अगर किसी को मान लो अगर गवर्नमेंट आपसे सिंपल से क्वेश्चन कैसे पूछिए, अगर सरकार को सड़क का डेवलपमेंट करना है तो सरकार किस प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी, तो सरकार क्या डेटेड सिक्योरिटी जारी करेगी, जी मतलब सरकार क्या ट्रेजरी बिल जारी करेगी, ऐसे तरीके के क्वेश्चन। तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डेटेड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 5 साल से 40 लाख तक उसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है। ठीक है, और सड़क बनाने में ऐसा तो नहीं कि 90 दिन में सड़क बन जाए। ठीक है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अगर सरकार पैसा लेती है वो बेसिकली डेटेड सिक्योरिटी पे लेती है, लॉन्ग टाइम। अब चीज एक सरकार जारी कर सकती है, सरकार जारी मतलब सरकार स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जारी करना। बेसिकली आरबीआई ने ई कुबेर नाम का एक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहां पर ये जारी की जाए, वहां से आप जाके खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ई कुबेर डाउनलोड कर लो, करो। भागीदार कौन कौन से होते हैं इस ई कुबेर में, कौन कौन भागीदार हो ध्यान रखना। ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति भागीदार नहीं होते, या तो कोई बैंक होगा या कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसमें शामिल होते हैं। इसके तहत चालू खाता होता है, सिक्योरिटी अकाउंट होता है, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी डीलर्स, बीमा कंपनियां, प्रोविडेंट फंड ई कुबेर के सदस्य है और वे नीलामी में भाग ले सकते हैं, इसके अलावा भाग नहीं ले सकते। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक और कॉरपोरेट भी ध्यान रखना जी सैक में भाग ले सकते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआई और जी सैक आपके कॉर्पोरेट में आ सकता है, एफडीआई जी सैक में नहीं आता। ठीक है, अगला, इसमें समय समय पर तय की गई मात्रा के अनुसार जारी किया जाता है। सरकार चाहती है 10,000 करनी है, अभी जैसे बोल रहा है 6 लाख करोड़ की करनी है, और भाग लेने वाले अनुसूचित बैंक, प्राथमिक डीलर और विदेशी स्टैंड, इस माध्यम में पूरी क्रिया, इनके माध्यम से पूरी प्रक्रिया की जाती है, या तो बैंकों के माध्यम से, प्राइमरी डीलर के माध्यम से। इनमें पूरा ये इंटरफेयर लेते हैं, ये खरीदते हैं और बेच देते हैं। जैसे मान लो ये कुबेर प्लेटफॉर्म, ये आरबीआई है, ये सरकार ने इस पे अपलोड की भाई हम 10,000 करोड़ की जी जारी करते हैं। ये इसमें बैंक के सब रजिस्टर्ड है, ये किसी ने प्रिक्योर कर ली, किसी ने खरीद ली, और ये फिर किसी और को बेच सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में फ्लो होता है ना। सिंपल सी बात है, जैसे ई कुबेर प्लेटफॉर्म ये है, इस पे आरबीआई और सभी जो इसके सदस्य हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, और रजिस्टर के बाद जैसे आप शेयर मार्केट खरीदते हैं वैसे इसको खरीद सकते हैं रजिस्टर्ड, जैसे कौन कौन, वाणिज्यिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, यही इस नीलामी में भाग लेकर के उसको खरीद सकते हैं और फिर अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। समय लगा तो बाद में रीपे कर सकते हैं, दोबारा गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। इसके अलावा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से आपको जानता है आरबीआई को लगता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो जी शेयर को मार्केट में बेच के पैसा अपने पास ले लो, और लगता है मार्केट में पैसा कम है तो अपनी मार्केट में पड़ी हुई जी शेयर को खरीद लेगी और पैसा वापस दे देगी। तो उस तरीके से ओपन मार्केट के माध्यम से, ठीक है ना, और उसके मतलब मार्केट में मुद्रास्फीति नहीं, मार्केट में पैसे के इनफ्लो को कंट्रोल करें। अगर ज्यादा चाहिए, मान लो मुद्रा की स्थिति बहुत खराब है, बहुत सस्ती चल रही है वस्तु, तो मार्केट में पैसा चाहिए, तो क्या करेगी, मार्केट में पैसा भेजेगी और मार्केट में जारी की गई सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास खरीदेगी और बोले भाई तुम अपना पैसा दो। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों बॉन्ड यील्ड, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या होता है क्या है। देखो बॉन्ड यील्ड, यहाँ आप यहाँ भी समझ सकते हैं, बॉन्ड मूल्य और बॉन्ड बिल। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, बॉन्ड की जो प्रतिफल होता है, रिटर्न होता है, वो बॉन्ड यील्ड होती है, जिसे अभी बताऊंगा मैं, इसको समझाऊंगा कैसे होता है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए बेचने का फैसला किया है, और इसे वित्त वर्ष 2023-24 में बॉन्ड यील्ड बढ़कर उसमें उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। मतलब सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से उनको बेचने का फैसला कर रही है। ठीक है ना, इससे बॉन्ड यील्ड उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, रिटर्न होता है, एक निवेशक को संपूर्ण परिपक्वता अवधि में प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाला रिटर्न, वो होता है बॉन्ड यील्ड। आमतौर पर ब्याज दर जारी करने उधार पत्र लागत पर जाना जाता है। देखो कैसे होता है, जैसे 100 रुपये का आपने मान लो बॉन्ड खरीदा, ये बॉन्ड की क्या है वैल्यू, ये क्या है बॉन्ड की वैल्यू, दिस इज द बॉन्ड की, ये क्या है बॉन्ड की एक तरह से वैल्यू है। ठीक है, अब इस बॉन्ड की वैल्यू में अगर मान लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10 रुपये मिल रहा है, तो रिटर्न कितना है आपको, अनुअल रिटर्न मिल रहा है 10। अर्थात अनुअल रिटर्न जो 10 रुपये मिल रहा है, ये कितना हो गया आपका बॉन्ड यील्ड, 10/100 इंटू 100, मतलब यहाँ आपका 10%। ठीक है, अगर इसकी बॉन्ड की कीमत 100 रुपये है, आपका बॉन्ड यील्ड 10 है। अगर मान लो बॉन्ड की कीमत बढ़ गई आपकी 110, लेकिन रिटर्न आपको 10 ही मिलेगा हर साल, वो तो फिक्स है, अनुअल आपको रिटर्न तो 10 ही मिलेगा। बॉन्ड में हर साल फिक्स मिलेगा कि 10 रुपये 20 रुपये जो भी है।
अब इसमें या परिपक्वता अवधि के अंतर्गत मान लो परिपक्वता की 5 साल है तो 50 रुपये मिलेगा आपको फिक्स, हर 10 100 हर साल 10 10 रुपये। अगर 5 साल का आपका मेच्योरिटी पीरियड है तो 50 रुपये। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो वैल्यू पहले 100 रुपये थी, अब 110 होगी, लेकिन मिलने वाला है आपको 10। रिटर्न तो एनुअली रिटर्न आपको 10 ही मिलेगा। तो इसकी बॉन्ड यील्ड रिटर्न कितना हो जाएगा आपका, बॉन्ड यील्ड इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, 9 सही इक्वल। तो देखा है आपने, अगर प्राइस की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि अगर बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है तो बॉन्ड यील्ड घट जाता है। दैट इज देखिए कैसे, पहले ये 10% था, अब 9.5%, मतलब 9 से इक्वल। इसी प्रकार से अगर इसके अपोजिट, मान ले ये 100 रुपये पे इसको 10% मिल रहा था, अगर मान लो इसकी कीमत 9 रुपये 90 हो जाए तो कितना है, 10/90 × 100 बराबर 9 11 सही 1/9। तो देखो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है, बॉन्ड की वैल्यू घट गई है। अर्थात जब सरकार ज्यादा मार्केट में बेचेगी तो मार्केट में बॉन्ड ज्यादा आ जाएंगे, और ज्यादा आ जाएंगे तो उनके खरीदार उतनी तुलना में कम रहेंगे। और ज्यादा बॉन्ड खरीदार कम तो बॉन्ड की वैल्यू तो गिरेगी और बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। इसी स्तर पर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। क्यों बढ़ी है, क्योंकि ओपन मार्केट, ध्यान रखना, बेचने के समय बढ़ेगी बॉन्ड यील्ड और खरीदने के समय घटेगी। क्यों, जब सरकार मार्केट से अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी तो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम पड़ जाएगी, निवेशक ज्यादा होंगे तो वो फिर उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो बॉन्ड पहले 100 रुपये का आता वो 110 का आ जाएगा। इससे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी लेकिन बॉन्ड ही घट जाएगी। इसलिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि सिंपल सी बात है, अगर ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत अगर सरकार सेलिंग कर रही है, अगर आरबीआई सेल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको बॉन्ड की प्राइस है वो क्या करेगी, डाउन, बॉन्ड की प्राइस डाउन होगी और बॉन्ड यील्ड आपका बढ़ेगा। दैट इज फर्स्ट। सेकंड, अगर मान लो सरकार इसको परचेज कर रही है, परचेज कर रही है, परचेज कर रही है तो मार्केट में बॉन्ड की डिमांड कम, मार्केट में बॉन्ड कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड प्राइस, क्योंकि खरीदार ज्यादा हो गए, सरकार भी खरीदार है अगर मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है उसकी, तो प्राइस बढ़ेगी, तो बॉन्ड यील्ड घटेगी, तो बॉन्ड यील्ड घटेगी। अर्थात किसी बॉन्ड की कीमत उसके बॉन्ड उसकी मतलब उसके मतलब अपोजिट में होती है। और यील्ड आमतौर पर क्या होता है, ब्याज दर या जारीकर्ता के उधार प्राप्त करने वाली लागत होती है। जो जारी करता है उधार क्या लागत देता है, क्योंकि बैंक अगर मान ले आरबीआई जारी कर रहा है 100 रुपये की और एक 10 रुपये हर बार रिटर्न दे रहा है तो आरबीआई के लिए तो क्या है, एक तरह की लायबिलिटी जो उसको पे करनी पड़ती है। तो बॉन्ड यील्ड का मामला समझ गए आप, और क्या इसका सिस्टम होता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला आता है जीएसटी। जीएसटी की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर भी जीएसटी लागू कर दी गई है। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। क्या कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग कर रहे हो आप, कैसीनो हॉर्स राइडिंग, इस पर 18% जीएसटी, 28% जीएसटी कर दिया। और जीएसटी में एंट्री के दौरान पर ही आपको राशि लगाई जाएगी, प्रत्येक दाव पर आपको राशि लगाएगी। जैसे ही आपने एंट्री लगाया आपको जितना उनमें संभावना है उस पर ऑलरेडी आपको जीएसटी काट ली जाएगी। ऑलरेडी टीडीएस भी 30% तक इसमें काट लिया जाएगा। और ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाया गया, यानी ऑफशोर कंपनी जो भारत से बाहर की कंपनी है, जिनकी हेडक्वार्टर भारत से बाहर है लेकिन वो काम भारत में करती है, उन्हें हम ऑफशोर कंपनियां कहते हैं। तो भारतीय गेमर्स को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली ऐसी कंपनी है स्वयं को जीएसटी प्राधिकरण के पास पंजीकरण कराना होगा और कर का भुगतान करना। अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय मार्केट में आकर के गेमिंग करवाती है तो उसको पहले भारत की जीएसटी लेनी पड़ेगी, उसको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार द्वारा एकीकृत जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया है। ठीक है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी जीएसटी तो आपने पढ़ी रखा है। ठीक है, जीएसटी आपने ऑलरेडी सब पढ़ा है, कोई चीज तो नहीं, बट एक बार से गो थ्रू जाते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के प्रकार, ये आपसे कहीं नहीं पूछेंगे, इसको एक बार देख लो बस, कहीं नहीं पूछने वाला ऐसी चीज। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के बारे में आप सभी जानते हैं। जीएसटी एक इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम है और ये वैल्यू एडेड, ध्यान रखना, ये वैल्यू एडेड है। मतलब जितनी वैल्यू एडिट करोगे, जैसे मान लो कोई चीज 100 रुपये की इसके जीएसटी लग गया, फिर इसमें 20 रुपये आपने वैल्यू एडिशन किया तो 20 पे ही जीएसटी लगेगा, ना कि इसकी 120 पे। उसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन जीएसटी है, जब वैल्यू एड होगी तभी इस पे जीएसटी पे करेगा। तो एक घरेलू अप्रत्यक्ष कानून है, बहुस्तरीय और गंतव्य। और ध्यान रखना ये लगता है डेस्टिनेशन बाई, जहां वस्तु सेल की जाती है ना वही लगता है GST। जैसे अगर आप रेलवे का टिकट मान लो दिल्ली में बैठ के परचेज करोगे ना रेलवे के टिकट, तो रेलवे टिकट में जो जीएसटी ना दिल्ली गवर्नमेंट, तो दिल्ली में पे करना, ठीक है। तो जहां डेस्टिनेशन बेस होती है,
जैसे मान लो कोई मोबाइल बना तो चाइना बना तो मान लेता हूँ मेड इन इंडिया के अंतर्गत मान लो बेंगलुरु में पड़ गया, लेकिन वो उसकी सेलिंग हो रही है कहाँ पर है, यूपी में मान लो, तो वो यूपी में ही उसकी जीएसटी पे होगी। ठीक है ना, तो इसमें डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी है और मूल्य वर्धन पे लगे। 1 जुलाई 2017 में 101वां संविधान संशोधन में इसके अंतर्गत जारी किया गया था। बहुत सारे एक्टों को एक जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे कई इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ लाया गया और केलकर समिति की रिपोर्ट के बाद इसको लागू किया गया था। पहली बार 2000 में इसको लेकर के प्रस्ताव आया था, उसके बाद 2017 में सरकार ने इसको लागू कर दिया। एक प्रतिदिन क्या होता है ध्यान रखना, जीएसटी के लिए एक वेब आधारित दैनिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डेली बेस पर एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, जिसको हाल ही में सीबीआईसी, सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, इसकी फुल फॉर्म है सीबीआईसी, उसके द्वारा इसको किया गया। थोड़ा जीएसटी की संरचना भी देख लेते हैं। जीएसटी आप सभी जानते हैं, जीएसटी की संरचना 3 प्रकार के नॉर्मल जीएसटी कैलकुलेशन होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर वसूला गया। इसके तहत एकत्रित राज्य केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा होता है, केंद्र वसूलती है लेकिन बंटवारा दोनों। दूसरी बात, जैसे मान लो एक ये कब होता है, जैसे कोई चीज यूपी में बनी और वेस्ट बंगाल में बेची जा रही, तो इस पे जो इंटरचेंज करके जो जीएसटी लगेगा, इसका जीएसटी लोकेशन तो इसकी पे करने की वेस्ट बंगाल होगी, लेकिन कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, इंटर स्टेट राज्य जीएसटी मतलब यूपी में वस्तु बनी यूपी में बेची गई, तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो राज्य जीएसटी होता है। ठीक है ना, यानी कि राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है बेसिकली। है तो ये इंटर स्टेट है, दोनों इंटर स्टेट है, सॉरी मैंने गलत बोला, दोनों इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट का मतलब यूपी में बनी और यूपी में बेची गई, तो दोनों उसी पे लगते हैं, लेकिन कुछ को केंद्र सरकार के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, कुछ को राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और ये होता है अंतरराज्यीय आईजीएसटी, ये होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई वस्तु गई है, वो होगा यूपी से कोई वस्तु आपकी वेस्ट बंगाल में गई है, तो इस पे लगने वाला जीएसटी वो आएगा इंट्रा स्टेट। ध्यान, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईजीएसटी सॉरी सीजीएसटी और एसजीएसटी बेसिकली एक ही देश के एक ही राज्य के अंतर्गत बनने वाली वस्तु और बिक्री होने वाली वस्तुओं पर लगाए, और इंट्रा जीएसटी जो एक देश में एक राज्य में बनती है दूसरे में बेची जाती है उस पर लगाए। ठीक है ना, और आईजीएसटी को वसूलने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, और आईजीएसटी इसको राज्यों के साथ शेयर, इसको खुद अपने पास नहीं रखती, राज्यों के साथ शेयर। जीएसटी एकल राज्य बाजार का सिस्टम करता है, पहले अलग अलग लेवल पर यूपी में अलग टैक्स की रेट रहती थी, हरियाणा में अलग रहती थी, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट अलग टैक्स डिसाइड करती थी, यूपी की अलग करती थी। जैसे पेट्रोल पे आप देख लो, पेट्रोल अभी जीएसटी से बाहर है, तो पेट्रोल यूपी में अलग वैल्यू का है, हरियाणा में अलग वैल्यू का है, क्योंकि उन पर अलग अलग कस्टम ड्यूटी अलग अलग टैक्स लगा रही है स्टेट गवर्नमेंट, कोई कम लगा रही कोई ज्यादा लगा रही है। जीएसटी की आवश्यकता क्यों, तो जटिल एक कराधान सिस्टम, टैक्स केस जैसे मुद्दे। टैक्स केस आप सुन लीजिए थोड़ा सा, टैक्स केस हो तो टैक्स केडिंग टैक्स केडिंग बेसिकली अगर हम बात करें कैस्केडिंग की, तो इसमें तो कैस्केडिंग जो इफेक्टिव बोल सकते हैं, टैक्स बोल सकते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, जैसे पहले आपने कोई चीज 100 रुपये खरीदी है, 100 रुपये के बाद इस पर टैक्स लग गया मान लो 20 रुपये, 120 की हुई, और ये मान लो किसी जैसे मान लो ये बिस्कुट खरीदा, अब ये कहाँ जा रहा है, किसी होटल में जा रहा है, तो होटल वाला 120 प्लस अपना वो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अपना प्रॉफिट जुड़ेगा 50, 170 पे फिर टैक्स लगा रहा है, तो टैक्स 120 पे ऑलरेडी लग चुका है, फिर भी उस 170 में 120 शामिल है, तो डबल टैक्सिंग सिस्टम है, उसको इसने हटा। तो केस केडिंग और इफेक्ट का मतलब इसकी वजह से टैक्स केडिंग, अगर टैक्स केस केडिंग की बात करें तो टैक्स केडिंग मतलब डबल टैक्सेशन की वजह से वस्तु की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की आवश्यकता, वो भी हो गई, ईज ऑफ डूइंग हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, ये इसके फायदे हो गए। जीएसटी से संबंधित कई इंस्टीट्यूट है वो देखिए, एक होता है जीएसटीएन नेटवर्क, जीएसटीएन जो जीएसटीएन इशू करता है, सारा डेटा को कलेक्ट करना है और सारी बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन है जीएसटी की, सारे जीएसटीएन नंबर है वो ये इशू करता है। तो जीएसटीएन एक गैर लाभकारी कंपनी है, जिसमें करदाता का रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, कर का पेमेंट, सभी सिस्टमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सेटल किया जाता है। जीएसटीसी ने जीएसटीएन को एक सरकारी कंपनी में बदलने की मंजूरी दे दी है। जो जीएसटी काउंसिल है उसका नाम है जीएसटीसी, उसने पहले क्या था, प्राइवेट कंपनियों का भी शेयर होल्डर थे, आईसीआईसीआई था, इसमें बहुत सारे थे, लेकिन हुआ था कि जीएसटी का बड़ा डेटा होता है, और डेटा की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 100% मतलब सरकार की भागीदारी हो गई,
जिसमें 50% हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और 50% की हिस्सेदारी राज्यों की या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लेकिन होगा ही 100% गवर्नमेंट। अगला ये होता है जीएसटी ट्रिब्यूनल। जैसे अगर मान लो जीएसटी ट्रिब्यूनल क्या है, एक वैधानिक निकाय। क्यों निकाय वैधानिक, ध्यान रखना, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। जीएसटी काउंसिल संवैधानिक निकाय है, लेकिन ये संवैधानिक बल्कि ये एक आपका 2017 में एक्ट के माध्यम से स्थापित किया निकाय। ये जीएसटी कानूनों के अपील का दूसरा मंच है, केंद्र और राज्यों के बीच में विवादों का समाधान का पहला साझा मंच और पहले अपीली प्राधिकरण है। केंद्र राज्यों के बीच में विवाद पहले स्तर पर अपीली प्राधिकरण है। अपीली प्राधिकरण का रिव्यू प्राधिकरण के रूप में, मतलब जो रिव्यू प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करेगा, ठीक है। और जीएसटी 18 अगर मैं बात करूं 2030 में कुछ बदलाव किए गए, क्या क्या बदलाव किए गए वो आपको देख सकते हैं। यूपीएससी इतना पूछेगा नहीं, फिर भी देखो। जीएसटी 18 कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में कुछ बदलाव किए गए। पहले इसके सदस्यों की योग्यता में बदलाव किया। पहले क्या, कम से कम 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान करता है, जिन्हें अप्रत्यक्ष टैक्स के संबंध में मामला हो। जीएसटी के सदस्यों की नियुक्ति की अधिक न्यूनतम आयु 50 कर दी। जीएसटी 80 के सदस्य और अध्यक्ष की जो मिनिमम एज है वो 50 ईयर कर दी गई है। 50 ईयर न्यूनतम एज 50 ईयर होगी। जीएसटी 80 के अध्यक्ष की अधिकतम अधिकतम एज, देखो ये तो न्यूनतम, अधिकतम एज पहले 67 थी, उसको बढ़ाकर के 70 कर दिया है अध्यक्ष की, और जो सदस्य है उनकी पहले 65 थी, उसको 67 कर दिया, मतलब एज बढ़ गई। तो ये दो चेंजेस किए गए। इसके बाद जीएसटी काउंसिल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 279A के अंतर्गत 101वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था। अर्थात ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है जिसको 100 एक संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें क्या है, केंद्र और राज्यों का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है जहां पर इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। इसके सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होता है, और इसके साथ साथ राज्यों में वित्त के मामले को देखने वाले सभी मंत्री इसमें शामिल हैं। कार्य जीएसटी संबंधित सभी मुद्दों की सिफारिश करता है, और ये एकमात्र सिफारिशकारी है, ठीक है। इसे वोटिंग कैसे होता है, इस मतदान का निर्माण 3/4%, मतलब 75% जब पक्ष पड़ेगा जब जाकर के मतलब कोई भी डिसीजन फाइनलाइज होगा। उपस्थित एवं मतदान, तो जो उपस्थित और मतदान करने वाले लोग हैं उनका 3/4 बहुमत पड़ेगा तब जाकर के फाइनलाइज होगा। डाले गए मतों में केंद्र की हिस्सेदारी है। ऐसा है कि 100 वोट वैल्यू है, इसमें केंद्र का एक आदमी जाएगा, उसकी वोटिंग वैल्यू होती है 33%, बाकी प्रांतों को मिलाकर के होती है 67%, मतलब 1/3 और प्रांतों की 2/3, ये हिस्सेदारी होती है, वैल्यू वेटेज। परिषद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच करों का छूट, राजस्व, जीएसटी से संबंधित जो काम वित्त आयोग करता है नॉर्मल सिचुएशन में, वैसे जीएसटी से संबंधित सारे काम कौन करती है, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। उसके बाद आता है कर आधार का विस्तार। कर आधार का मतलब टैक्स पेयरों की संख्या, टैक्स पेयर। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने आयकर विभाग से कर आधार को विस्तृत करने के 3 पृथक सिद्धांत, पारदर्शिता, निष्पक्षता और करदाता अनुकूल। एक तो ध्यान रखना, टैक्स पेयर जब भी ज्यादा टैक्स पे करेंगे तब उनके पास ट्रांसपेरेंसी हो, निष्पक्ष हो, उनके अकॉर्डिंग माहौल हो, उसके बारे में इसमें बात बोली गई है। अब टैक्स पेयर ज्यादा बढ़े, भारत में सबसे बड़ी बात है टैक्स पेयर बहुत कम है, तो उनको ज्यादा बढ़ाना है तो क्या क्या चीजें की। सबसे पहले इन्होंने कदम बताया कि बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ो, ताकि हमें पता लगे कि लोगों के पास औपचारिक ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं, ताकि उनसे आईटीआर भरवाया जा सके, उनसे टैक्स पे किया जा सके। अब किसी ने गांव में 2 लाख कमाए और दूसरे व्यक्ति को 2 लाख दे दिए, वो बैंक में आया ही नहीं, पता ही नहीं चल पाएगा सरकार को कितनी इनकम हुई है उसके पास, ठीक है। नए टीडीएस कोड की शुरुआत की गई है, पिछले 8 वर्षों में 36 से बढ़कर के 65 हो गई है कोड। और इसके अलावा वित्तीय लेन देन वितरण में नए डेटाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे आजकल वित्तीय लेन देन में लाभांश को भी शामिल किया जा रहा है और इंटरेस्ट को भी शामिल किया जा रहा है। इसके माध्यम से टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। भारत में वर्तमान स्थिति देख लो, क्योंकि ये प्री में स्टेटमेंट वाइज आ सकते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है। तो कर जीडीपी अनुपात, कर का मतलब आपके टोटल जीडीपी और टोटल टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू दो कितने आगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, अनुपात जीएसटी, ये होता है आपका कर जीडीपी, ठीक है। बस जीएसटी नहीं, जीडीपी, सॉरी, इसको जीडीपी बोलते हैं, जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी की तुलना में कर अनुपात होता है, ये बेसिकली वित्त वर्ष 2023 में 11.1 था, प्रत्यक्ष टैक्स कितना था और इनडायरेक्ट टैक्स का ये था। एक ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा है इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी स्टेटमेंट यूपीएससी पूछता है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और एक चीज और, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्ट टैक्स अगर आपका बढ़ रहा है तो इससे असमानता कम होती है,
क्योंकि जिसकी इनकम होती है उसी को पे करना पड़ता है, हर किसी को पे नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है तो इससे असमानता बढ़ती है, क्योंकि नमक पे टैक्स बढ़ेगा तो गरीब आदमी भी टैक्स देगा, पानी पे टैक्स बढ़ेगा तो गरीब आदमी भी टैक्स देगा, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए एक अच्छी इकोनॉमी यही होती है कि डायरेक्ट टैक्स इसमें ज्यादा हो इनडायरेक्ट टैक्स की। तो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स जितना कम करेगी किसान गरीब आदमियों पर, समाज के वंचित वर्गों पर, उन पे उतना ही वजन कम होगा। इसलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं इसमें, एक एक लाइन को देखना जो काम की चीजों में बताऊंगा इस तरीके। देखो आप इसको पढ़ के छोड़ दोगे कि डायरेक्ट है इनडायरेक्ट तो काम नहीं चला, इसका इंटरप्रिटेशन, इफेक्ट क्या होगा इकोनॉमी में। कुछ बात, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार में कर राजस्व उत्पन्न की क्षमता एक उपयोगी मापक है, सामान्यतः कर जीडीपी अनुपात कर धीमी आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। अगर मान लें जीडीपी अनुपात में कमी है तो इसका मतलब आपकी गति धीमी है। क्यों? क्योंकि ना तो लोगों की इनकम बढ़ी है कि सरकार के पास टैक्स है, ना आर्थिक क्रियाकलाप बढ़े हैं कि लोगों सरकार ने ज्यादा वस्तुएं बेची है, मतलब कंपनी ने ज्यादा वस्तु बेची है। तो जब टैक्स गिर रहा है इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, क्योंकि आपकी एक्टिविटी हो ही नहीं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी देश में कर राजस्व की क्षमता कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी आर्थिक क्रियाकलाप भी डाउन। आईटीआर की कुल से भारत में आईटीआर फलने वाले 5.3%। ये जो आईटीआर भरते हैं इसमें आईटीआर भरने वाले बहुत ज्यादा है, टैक्स पे करने वाले तो कम हो सकते हैं क्योंकि टैक्स स्लैब ज्यादा है। अगर मान लें किसी की इनकम 3 लाख है और वो भी आईटीआर भरता है तो टैक्स पे में तो नहीं आएगा। भारत सरकार में सबसे पहले कर की अवधारणा 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत की गई, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार के ये भारत में प्रथम वित्त मंत्री भी थे। 1865 से 86 के बीच में अस्थायी तौर पर इसको सस्पेंड कर दिया गया और कर लगातार आरोपित वसूला जाता। देखो कर तो बहुत पहले जाता, लेकिन इनकम पे लगने वाला कल कर है, इनकम पे लगने वाला कर पहली बार 1860 में। इसके बाद आते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए आंकड़े। हाल ही में ये कहा गया, देखो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पिछले 10 वर्षों में हमारा जो टैक्स कलेक्शन है बहुत तेज गति से बढ़ा है, ये ध्यान रखना 2013 से और 2020-21 के अंदर। ठीक है, टैक्स कलेक्शन ये ध्यान रखना कंटिन्यू नहीं बढ़ा, कभी ऊपर कभी बढ़ने, बढ़ा तो कंटिन्यू लेकिन बढ़ने की दर कंटिन्यू नहीं। एक होता है 100 का 110 हो जाना और एक होता है 100 का 105 होना। बढ़े तो दोनों हैं लेकिन इसमें 10% बढ़ा, इसमें 5% बढ़ा, ये ठीक है ना। तो 2013 से लेकर के 2021 के बीच में हमारे पास ग्रोथ बढ़ी हुई है, लगभग 121% की ग्रोथ हुई है। और प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात में अगर हम बात करें तो 2053 में ये जीडीपी अनुपात जो 5.62 था वो 5.97, ये जीडीपी का अनुपात है टोटल डायरेक्ट टैक्स को लेकर के। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर का उस साल अगर देखें पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक। क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, डायरेक्ट टैक्स में एक शब्दों से एक तो होता है जीडीपी अनुपात यानी कि टैक्स कलेक्शन और जीडीपी, तो इसमें भी हमारी वृद्धि हुई है। पहले 2013-14 में हमारा टैक्स का कलेक्शन और हमारी जीडीपी उसमें 5.62 की थी, अब जीडीपी अनुपात कितना होगा 5.97%। ठीक है, अब प्रत्यक्ष कर में उछाल ज्यादा हुआ है 2.57, उछाल दर्ज किया है जो पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक। अब प्रत्यक्ष कर कलेक्शन देखो, जीडीपी अनुपात निकालो तो जीडीपी तो बढ़ रही है, तो आपका अनुपात तो उसी सब मान लो यहाँ 100 रुपये बेस है, यहाँ मान लो 110 रुपये बेस हो जाए, 115 आपका बढ़े तो 110 के साथ बढ़ रहा है 5 ही बढ़ेगा। इसका अगर परसेंटेज निकालोगे तो 3 से कम आएगा। तो एक तो बेस बढ़ रहा है। तो देखो पहले 2013 में हमारी जीडीपी 1.5 लाख करोड़ थी, आज हमारी जीडीपी कितने लाख करोड़ है? 3 लाख करोड़ डॉलर है। तो 3 लाख डॉलर के अगेंस्ट में अगर हमारा 5.97 ज्यादा ही होगा। तो एक होता है टैक्स का बेस भी बढ़ा है, टैक्स की रेट भी बढ़ी है, पर टैक्स की रेट नहीं, टैक्स जीडीपी अनुपात भी बढ़ा है, सब चीज अच्छे से बढ़ी। कर कम आधार के क्या कारण है? एक तो इन्फॉर्मल सेक्टर बहुत है, बहुत सारे लोग अपने कैश को लेते पता नहीं चल पाता, कृषि आय में टैक्स को छूट है इसलिए टैक्स पेयर कम है, कर मुकदमे की घटनाएं बहुत ज्यादा, लोग अपने आप को बाहर बचा लेते हैं, तकनीकी विशेषज्ञों को कमी, बेसिक चीजें इसको आप ध्यान है। एंजल टैक्स दैट इज इंपॉर्टेंट। एंजल टैक्स क्या होते हैं ये आपके लिए बहुत जरूरी है थोड़ा सा। देखो वित्त मंत्रालय ने एंजल टैक्स को लेकर के टैक्स को बदलाव किया है और उन साथ ही उन सभी विदेशी संस्थाओं को भी सूचित किया है जिन्हें कर प्रावधानों में छूट दी गई। क्या होता है एंजल टैक्स? बेसिकली एंजल टैक्स 2012 में प्रस्तुत किया, एक गैर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जुटाई गई पूंजी पर लगाया गया कर। जैसे एक तो होती है लिस्टेड कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनसे उनके उनके शेयर ट्रांजेक्शन और प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, उन पर लगने वाला टैक्स आपका नॉर्मल टैक्स आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है,
और उनका उन कंपनियों पर अगर किसी प्रकार की कोई पूंजी जुटाई जा रही है, उन कंपनियों द्वारा भी मार्केट से पूंजी जुटाई जा रही है, तो उनको क्या देना पड़ता है, एक टैक्स देना पड़ता है, उसे बोलते हैं एंजल टैक्स। इसका उद्देश्य है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी के शेयरों की खरीद के माध्यम से गैर हिसाबी धन से सृजन और उपयोग को रोकना। निवेशक या उस कंपनियों के शेयरों के, देखो दिक्कत क्या है, जो कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है उस पर ना तो ढंग से रेगुलेशन है, ना ही वो कोई नियमों को फॉलो कर रही है, ना ही उसकी ऑडिट हो पाएगी, तो उस कंपनी की वास्तविकता क्या है किसी को पता नहीं होती। और ऐसी स्थिति में कि सरकार चाहती है या सर बैंक चाहता है, सेबी चाहता है, आरबीआई चाहती है कि भाई आप ऐसी जगह निवेश ना करें जहां तुम्हारा पैसा डूब जाए। इसलिए जो ऐसी नॉन लिस्टेड कंपनी है उनके ऊपर, उनके वहां अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, उन पर टैक्स लगा देती है ताकि कोई वहां ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। वही बात, तो निवेशकों को उस खरीद कंपनी के शेयरों के उचित बाजार मूल्य की तुलना में उच्चतम मूल्य पर करते हैं। ये एक कंपनी कौन सी, देखो एक तो दिक्कत है कि अगर मान लो 100 रुपये की, अगर इसमें कौन फंस जाता है, नॉर्मल कंपनी बोलेगी भाई 100 रुपये का मैं 110 दूंगा, लेकिन ये कंपनी क्या बोलेगी 100 का 150 दूंगा, तो हर कोई जाके निवेश करना चाहिए। इसलिए तुम बेटा 100 का 150 दोगे ना, हम तुम्हारे 150 पे इतना टैक्स लगाएंगे कि लास्ट में जो प्रॉफिट निवेशक को यहाँ हो रहा है ना, वही प्रॉफिट यहाँ होगा। तो निवेशक सोचेगा मैं यहाँ जाके क्या करूंगा, अच्छा अच्छा मैं शेयर मार्केट में निवेश, ठीक है। तो एंजल टैक्स बेसिकली नॉन लिस्टेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने के लिए लगाए जाते हैं, जहां पर रिस्क ज्यादा होती है, क्योंकि उनका हिसाब नहीं होता, उनमें रिस्क ज्यादा होती है, और उसमें शेयर जो इन्वेस्टर है उनके फंसने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको हतोत्साहित करने के लिए वहां पर लगाई गई कैपिटल पर टैक्स लगा। ऑफिशियल स्टेटिक्स, आधिकारिक सांख्यिकी, ये क्या है, बेसिकली इसको थोड़ा देख रहे हैं, क्योंकि सांख्यिकी यानी कि जो डेटा कलेक्ट करने वाली है, तो हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक सांख्यिकी पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार किया है। बेसिकली यह नीति आधिकारिक सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको 2016 में भारत ने सपोर्ट किया है, ठीक है ना। नीति में क्या क्या चीजें देखी जाए, हमने मतलब हमारा स्टेटिक्स है उसको अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल के अकॉर्डिंग करने के लिए मुख्य रूप से ये नीति चालू की, जिसका ड्राफ्ट आया, भी फाइनलाइज नहीं है, और चूंकि ड्राफ्ट आया इसलिए इससे क्वेश्चन बनने की संभावना भी कम है, ठीक है। ड्राफ्ट पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती, यूपीएससी की एक फंडामेंट है कि जो चीज फाइनली हो चुकी है उसी पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो जस्ट इससे गो थ्रू जाओ बस, ये सारी चीज देख लेना आप, ये कोई खास नहीं। इसमें क्या किया जाएगा, एक तो डेटा को इंटीग्रेटेड किया जाएगा ताकि सारे डेटा जोड़ सके, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, और कोर आधिकारिक सांख्यिकी, यानी कि ऐसे कोर आधिकारिक सांख्यिकी जैसे जीडीपी संबंधित जो महत्वपूर्ण जो डेटा होते हैं उनको बोलते हैं कोर आधिकारिक सांख्यिकी, ठीक है ना। वर्तमान स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति को जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि ये तो क्वेश्चन बन सकता है। भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसका राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी को इंटीग्रेटेड डेटा को इंटीग्रेट करने वाला एक नोडल एजेंसी है। शीर्ष स्तर पर इसके आर्थिक और सांख्यिकी एक डायरेक्टरेट है जो राज्य और केंद्र शासित की सांख्यिकी गतिविधियों को समन्वय करता है। इसके अलावा एक सांख्यिकीय आयोग है जो सांख्यिकीय मामलों पर एक शीर्ष सलाहकारी निकाय है, 2006 में मुख्य रूप से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। एनएससी का गठन किया गया था सी रंगराजन समिति की सिफारिश के बाद, ठीक है। सी रंगराजन समिति ने सिफारिश दी, उसके बाद नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन ने इसका गठन किया गया, ठीक है। सातवीं अनुसूची कि मैं स्थान तो मुख्य रूप से सांख्यिकी की सातवीं अनुसूची और संवर्ती सूची, पर संघ सूची और संवर्ती सूची दोनों का भाग, ठीक है। और कानून इस पे ज्यादातर ऐसे इतने इतने प्रकार कानून इस पे बन रखे हैं, ये ज्यादा काम की चीज है नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये टॉपिक इतना काम का नहीं है, एक बार दो तो। अब आता है लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, देखो इसमें क्या, ऐसे टॉपिक में क्या करना है, जो आपका इंटरप्रिटेशन का मामला था ना, वो एक टॉपिक तो आपको फिजिकल पॉलिसी का निकल चुका है, वही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्री के सवाल ज्यादातर दोस्तों वही से बने। अब आया आपका लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके स्टेटस के, कि लेबर बढ़ा है घटा है, किस सेक्टर में बढ़ा है कितना घटा, यहां से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट का खास बनता है, तो बस सिंपल सा आपको ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है घटा है बढ़ा है तो क्यों घटा है क्यों घटा है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो इसमें सिंपल से चलते हैं, सबसे पहले आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। दोस्तों हाल ही में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 जारी किया गया था, जिसमें 2022-23 में लेबर फोर्स सर्वे बाय 55 LFPR, यानी कि LFPR में बताऊंगा, LFPR का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, इसको बोलते हैं हम। तो ये आगे देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो 55.2 था वो बढ़ करके 57.2 है, इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में लिखो श्रम,
श्रम बल भागीदारी दर। और श्रम बल भागीदारी को मैं बता देता हूँ क्या होती है, सारे संकेतकों के यहाँ अच्छे से बताया गया, ये देख लेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन पहले दिन में बता दो श्रम बल, तो ये ध्यान रखना कि श्रम बल भागीदारी रेशियो भारत का बड़ा है। और इस चीज का ध्यान रखना, महिलाओं का भी पुरुषों का कितना होगा 78.5 और 7, यानी कि महिलाओं की भी श्रम बल भागीदारी 37% हो चुकी है, जो पहले 23% की समझी थी इस सर्वे के अनुसार। जब ये पिछला सर्वे हुआ था ना, उस समय 23% थी महिलाओं की भागीदारी, अब कितना होगा 37%। एक फ्लो तो आपको ये समझ। दूसरा, अब श्रम बल लेबर फोर्स सर्वे के बारे में क्वेश्चन तो नहीं आएगा, फिर पढ़ लो। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बेसिकली 2017 से स्टार्ट हुआ है। नेशनल स्पेसिमेन सर्वेक्षण ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण गठन के द्वारा एक आवधिक आधार पर इसको 2017 में जारी किया गया। ये मुख्य रूप से इसका मुख्य उद्देश्य रोजगार और बेरोजगारी संबंधी संकेतक, जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी, बेरोजगारी दर का वार्षिक आधार पर क्या लगाता है, ये अनुमान लगाता है वार्षिक आधार पर, ठीक है। और इसके मूल्यांकन की गतिविधि को बताता है। शहरी क्षेत्र में वर्तमान साप्ताहिक स्थिति को बताता है। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक आधार पर केवल 3 महीने के अंतराल के लिए, ठीक है। और वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बेरोजगारी को बताता है। तो बेरोजगारी को कैलकुलेशन की अलग अलग विधि है। एक तो साप्ताहिक आधार पर केवल शहर की बताता है, और ग्रामीण और शहरी दोनों कंपेरिजन करेगा वो ईयरली आधार पर करेगा, ठीक है ना। और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों आधारों पर रोजगार बेरोजगारी के डेटा को ये जारी करता है। तो ये 3 तरीके हैं जिनके आधार पर डेटा जारी। ध्यान रखना, गरीबी के मापक की भी, बेरोजगारी के मापक की अलग अलग विधियां हैं। तो एक है आपकी CWS, यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है प्री में। सीडब्ल्यूएस का मतलब होता है कि आपका जो वीकली, जो आपका होता है वीकली सर्वे होता है बेरोजगारी को, उसको इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में बताई गई है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, पहले तो इन शब्दों को समझते हैं, फिर इसकी स्थिति को समझेंगे। एक होता है श्रम बल भागीदारी, जिसे बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो अभी बढ़ा है, अभी आपने देखा होगा बढ़ा है। होता क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब श्रम बल में शामिल व्यक्ति, यानी कि टोटल व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है और योग्य है। जैसे मान लो टोटल जनसंख्या का 100 व्यक्ति काम करने के इच्छुक और योग्य है, और यानी कि कार्यरत है और योग काम करने की तलाश में, और उनमें से मान लो 50 लगे हैं, तो श्रम बल भागीदारी कितनी होगी आपको 50। यानी कि वर्किंग जनसंख्या और वर्किंग जनसंख्या, एक तो होता है योग्य जनसंख्या, और दूसरी ओर जो रोजगार में लगी हुई जनसंख्या, उसको अनुपात को निकाला जाता है। तो कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के परसेंटेज को निकालना। जैसे देश की जनसंख्या मान लो 100 है, दोबारा समझो इसको, देश की जनसंख्या 100 है, और 100 में से मान लो अगर 50 व्यक्ति लगे हुए हैं, इसका मतलब श्रम बल भागीदारी 50%। अर्थात भारत का श्रम बल 57% है। इसका मतलब है भारत में 100 में से 57 आदमी काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है एक श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक जनसंख्या अनुपात होता है कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत, रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत। इसमें कार्य और काम की तलाश में लगे लोग या काम करने वाले लोगों को भी शामिल होता है। एक चीज ध्यान रखना, मैं दोनों को थोड़ा सा टेक्निकली और क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इनमें कंफ्यूज मत होना। देखो, ये तो श्रम बल भागीदारी मतलब टोटल जनसंख्या में श्रम बल है हमारा, जो काम करने वाले व्यक्ति है वो, ठीक है ना, वो आएंगे इसमें। और श्रमिक जनसंख्या में जिनको रोजगार मिला हुआ है वो आएंगे। बस इतना टेक्निकल ध्यान। इसमें श्रम बल में वो भी आते हैं जिनमें हो सकता है कोई काम की तलाश कर रहा हो लेकिन अभी तक रोजगार नहीं, तो वो उसमें आ जाए, ठीक है। बेरोजगार दर, इसमें श्रम में बल में शामिल कुल लोगों में से बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या। मान लो टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आपकी मान लो 100 है, वर्किंग पॉपुलेशन, इसमें बच्चे नहीं आएंगे, बूढ़े नहीं आएंगे, तो वर्किंग पॉपुलेशन 100 है। और इसमें से अगर मान लें आपको नए लोग रोजगार तलाश तलाश रहे हैं, उनको 5 को रोजगार नहीं मिला, 5 को नहीं मिला, क्या हो गई बेरोजगार। तो वर्किंग श्रम बल में से जो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, वो बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगार दर बोलते हैं। एक्टिविटी स्टेटस के आधार पर आपको चीजें चेक करनी होती है। एक होता है यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति, जो आप देख रहे थे ये सामान्य स्थिति, वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों में सामान्य स्थिति के आधार पर मापक किया जाता है। और सामान्य स्थिति क्या होती है, सामान्य स्थिति का मतलब होता है कोई एक्टिविटी जिसमें 365 दिनों के आधार पर, यानी कि 365 दिनों में अगर कोई व्यक्ति 180-82 दिन यदि रोजगार मिलता है तो उसको हम रोजगार मानेंगे, अगर नहीं मिलता तो उसको बेरोजगार मानेंगे, ठीक है। और वीकली का मतलब होता है कि 7 दिनों के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को डेली काम मिला हो या वीक के 3 से अधिक दिन काम मिला हो, उस व्यक्ति को रोजगार मानेंगे। ये हमने स्टैटिक, हमारा बेसिक पढ़ाया है हमने, वहां पर अच्छे से समझाया।
लैंगिक वेतन पर क्या बात कर रहे हैं, लैंगिक वेतन अंतराल पर पीरियडिक लेबर प्रोसेस के क्या निष्कर्ष निकले वो देख लेते हैं। देखो, वर्ष 2023 में स्वरोजगार आधारित श्रमिकों के पास काम के घंटों में अंतर सबसे अधिक पुरुषों के मामले में था, जबकि यह नियमित वेतनभोगी के मामले में कम था। ये कह रहा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो पुरुष ज्यादा भागीदार थे वेतन में, उनको ज्यादा मिल रहा था वेतन। और वेतन भोगी में अगर ये अंतर देखें महिला पुरुषों का, वो वेतन का वो कम था। सैलरी में, सैलरी बात करें हम तो उसमें महिला पुरुषों का अंतर कम था वेतन में, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें ज्यादा। दूसरी बात, सभी प्रकार के कार्यों में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक कमाते हैं। स्वरोजगार में अंतर सबसे ज्यादा है। 2023 में स्वरोजगार वाले पुरुष श्रमिकों ने महिलाओं की तुलना में 2.8 ज्यादा कमाया, जबकि नियमित भोगी में पुरुष श्रमिकों से 24% ही अधिक थे। तो इसमें 2.5 गुना है, 2.5 गुना का मतलब 280%। इसका 24% बस बेचारे 1/4। ग्रामीण महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी वृद्धि हुई है, और ये कारण बताया गया कि महिलाएं भी स्वरोजगार में शामिल हो चुकी है। बेसिकली कई किसान कृषि की एक्टिविटी एमएसएमई में शामिल हो चुकी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि ग्रामीण स्वरोजगार करने वाली महिलाएं प्रति सप्ताह काम के औसत घंटे कम, प्रति सप्ताह काम करने वाले पहले 37 घंटे कर रही थी, अब वो 30 घंटे कर रही। तो ये इस आधार पर ये चीजें इसमें की गई है। बेसिक चीजें देख लो, ट्रेंड क्या है। ट्रेंड ये है कि देखो, श्रमिक अगर वेतन की बात करें तो पुरुषों का ज्यादा बढ़ा है, पुरुषों को ज्यादा रिटर्न मिला है महिलाओं को। लेकिन स्वरोजगार की अगर बात करें तो फिर पुरुषों को ज्यादा अंतर है, महिलाओं का कम। वो सारी चीजें इसमें आपको देखनी। इसके अलावा इस सर्वे को देखो, इस सर्वे के निष्कर्ष देखो। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्च ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, ट्रेंड कुल भी बढ़ा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, शहरी क्षेत्रों में बढ़ा है, पुरुषों का भी बढ़ा है और महिलाओं का भी। एक तो ट्रेंड आपको यह समझना। दूसरी बात, पुरुषों का कितना परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं को ध्यान रखना, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा बढ़ा है, 24% की समथिंग, पुरुषों को 3%। और शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा है, ये ध्यान रखना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे बढ़ा तो है, सभी बढ़ा है, कुल भी बढ़ा है, ग्रामीण बढ़ा है, शहरी बढ़ा है, महिला बढ़ा है, पुरुष बढ़ा है। लेकिन शहरों और ग्रामीणों की तुलना करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ा है, और महिला पुरुषों की तुलना करेंगे तो महिलाओं को ज्यादा बढ़ा है। ये स्टेटमेंट याद रखना, यही पूछती यूपीएससी। यूपीएससी कभी नहीं पूछे कितना परसेंटेज बढ़ा है, यूपीएससी ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्या है। इसके बाद आता है WPR। WPR का मतलब आपका वो होता है जो अभी हमने पढ़ा। WPR बेसिकली श्रमिक जनसंख्या अनुपात। श्रमिक जनसंख्या मतलब कुछ रोजगार प्राप्त करते हो, तो श्रमिक जनसंख्या अनुपात हमारा बढ़ा है, पहले 46.8 था, अब 56%। ये भी बढ़ा है ना। और UR का मतलब होता है बेरोजगार दर। बेरोजगार दर तो अच्छी बात है, घटनी चाहिए, तो बेरोजगार दर घटी। तो इस तरीके से ये निष्कर्ष आपको इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगला क्या आता है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के मिला है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो स्वेरिज रिक्स बैंक पुरस्कार बोलते हैं इसको, 2023 का मिला है क्लाउडिया गोल्डन को देने की घोषणा। क्लाउडिया गोल्डन को मिला है, और गोल्डन को यह पुरस्कार बेसिकली क्यों मिला है, ध्यान रखना। ये पुरस्कार, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये पुरस्कार मिला है, पुरस्कार से यूपीएससी पूछेगा नहीं किसको मिला है। यूपीएससी ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, यूपीएससी पूछेगा किस बेस पे मिला है, उसको इंट्रोडक्शन करेगा। अब इसमें मिला क्या है, श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी के आउटकम्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने, कि महिलाओं की भागीदारी जो श्रम बल में होती है तो उसके क्या आउटकम्स आते हैं या रिजल्ट आते हैं, और उस भागीदारी को बढ़ाने के कौन से कारक होते हैं, उनके आधार पर चीजें इसमें की गई। इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये तो आप पढ़ लो, तो यूपीएससी इसको तो पूछेगा नहीं कभी, ठीक है। इसको जस्ट गो थ्रू देना, यूपीएससी नोबेल पुरस्कार को तो पूछेगा नहीं कभी, ठीक है। ये तो हर साल ही मिलते हैं, तो यूपीएससी ने आज तक कभी पूछा, कोई नई बात तो है नहीं। यूपीएससी पूछेगा किस पे किसको मिला है, इंपॉर्टेंट बात ये। तो महिला श्रम बल भागीदारी को प्रोवाइड करने वाले कारण, एक तो इसमें एक चीज भी बोलिए, इसमें इसमें फोकस तो क्या किया कि महिलाओं के आउटकम्स को, तो सबसे पहले महिला श्रम बल की भागीदारी को प्रोवाइड करने वाले कारण कि सभी जानते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, पैटर्न कोड होता है, केयर इकोनॉमी, बहुत सारी चीजें, ये कोई आपकी काम की चीज नहीं। समझना है आपको यू आकार का संबंध क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, कि आपका संबंध है कि यू आकार का संबंध क्या है जो महिला के साथ जुड़ा हुआ है। ये आप देख लीजिए, कोई काम की चीज, एक बार जस्ट गो थ्रू हो सकते हैं।
कि महिलाओं को बढ़ाने के लिए हमने हर जगह हर एक्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम किया है, तो वहां ये जस्ट आपका एक काम हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू आकार का कार्यबल है क्या, देखो समझो इसको, तो प्रैक्टिकल आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक है ना। ठीक है ना? ये प्री का सवाल बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है ना। इससे जो बनने वाले सवाल है ऊपर वाले में बता दिए, यहाँ से नहीं बनेगा, ठीक है। यू आकर समझ है, विकास प्रक्रिया और महिला श्रम बल की भागीदारी पहले घटती है फिर बढ़ती है, देखो इसमें समझाया गया है। इसमें कैसे समझाया गया है, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का विकास क्रम कैसे देखें। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का ये परसेंटेज है, और ये समय है। 1790 में 60% था, 1820 में आपका 40% हो गया, ठीक है ना। 1850 में ये हो गया, इतना आ जाएगा, ये इतना हो जाएगा, ऐसे घटते घटते अब 1910 में आऊंगा, पर दोबारा आप बढ़े, दोबारा बढ़े। आप देखो क्यों बढ़े, क्यों बढ़े, इसको मैं बताता हूँ। देखो दिक्कत क्या होती है इसमें, क्या कह रहा था कि निम्न आय वाले देशों में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी अधिक और मध्यम आय वाले में कम होती है, और उच्च आय वाले में ये भागीदारी दोबारा, देखो क्या दिक्कत होती है। इसमें विकास के क्रम से दिखाया गया है, इसको चित्र को ज्यादा मत समझो, आप एक इकोनॉमी के आधार पर समझो। मान लो एक ये पूरा महिलाओं की भागीदारी है, ये चित्र को समझो, ठीक है। और ये है मुख्य रूप से हमारे विकास की स्थिति। तो मान लो हम सबसे पहले अगर मान लो लो इनकम में, लो इनकम में, लो इनकम है, अब लो इनकम में तो आपका श्रम बल भागीदारी ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि आप ज्यादातर किस क्षेत्र में लगे हो, कृषि क्षेत्र में। क्यों है आपकी लो इनकम, तो कृषि क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में श्रम बल भागीदार अधिक होता है, तो यहाँ महिलाओं की भागीदारी अधिक होगी। जैसे जैसे, और दूसरी बात गरीब परिवार भी है, तो वो रोजगार के लिए पेट भरने के लिए महिलाओं से काम करवाएगा, तभी इसकी भागीदारी जाती है। लेकिन जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ने लग जाती है, इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इनकम की बात, ये जा रहा है, मान लो इनकम, इसके बाद आपकी इनकम पहले मान लो 100 रुपये थी, अब आपकी इनकम मध्यम आय में आ गई, आप यहाँ आ गए, तो आपका ये श्रम बल भागीदार घट जाए। इनकम यहाँ आ गई आपकी, ये इनकम, श्रम बल भागीदार घटेगा, क्योंकि जैसे जैसे आदमी अमीर होता जाता है, जैसे पहले किसी के परिवार में 1000 रुपये आपकी इनकम है, तो सोचेगा 2000 से परिवार का खर्च चलता है, तो महिला अपनी लेडीज को भी काम करवाते 2000। लेकिन अगर आप 5 कमाने लग गए तो उसे बोलेंगे तुम घर का काम संभालो, मैं बाहर का संभालता हूँ, आप घर रहो बस। ठीक, एक तो ये जब मध्यम बात हो। लेकिन जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता है, महिलाओं की शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति सुधरती है, और फिर महिलाओं की भागीदारी दोबारा। अंतर यह है कि पहले महिलाओं की कृषि भागी, विकास के निम्न क्रम में महिलाओं की भागीदारी कृषि सेक्टर में होती है, लेकिन विकास के उच्च क्रम में महिलाओं की भागीदारी सर्विस सेक्टर में ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखना, इसलिए लो इनकम वाले देशों में भी ज्यादा होती है महिलाओं की भागीदारी, और हाई इनकम वालों में भी ज्यादा होती है, लेकिन मिडिल इनकम वालों में भागीदारी कम होती है। उसका कारण ऐसे बोलते हैं यू आकार का संबंध। तो यू आकार का संबंध महिलाओं की श्रम बल भागीदारी से संबंध, ये बात आपकी याद रखनी। गिग इकोनॉमी, आई थिंक ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ये इकोनॉमी बेसिकली आप जानते होती क्या है, तो एक मुक्त बाजार प्रणाली, मतलब जैसे आपने स्विगी वाले देखे हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है, गिग इकोनॉमी। कोई टीचर ऑनलाइन 2 घंटे पढ़ा रहा है, गिग इकोनॉमी सब आजकल। इकोनॉमी ये सारी चीजें देख लो, ये सारी चीज देख लो, जस्ट एक बार गो थ्रू हो जाना, एक बार से गो थ्रू हो जाना स्टेटस क्या है, ठीक है, यहाँ तक अपना खत्म। अगला बैंक, दैट इज वेरी अनदर इंपॉर्टेंट। एक फिस्कल पॉलिसी और दूसरा ये, कम से कम 10 सवाल इकोनॉमी के इन दो टॉपिकों से घूमेंगे, कम से कम 10, 18 आएंगे तो 10 तो इसमें से, इसलिए इसको हम आगे भी लेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। और प्लीज पीटी 365 में मानता हूँ सब जगह पड़ी होगी, लेकिन यहाँ हम जिस तरीके से बनवाने की कोशिश करो, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो लगातार 4 बार मैंने दिया, उन्हें उसमें देखा, पीवाई को देखे, हर जगह देखा, ये ट्रेंड के आधार पर मैंने बताया कि मेरे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखो हमने कितना छोड़ दिया इसमें, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से बनने की संभावना बहुत ही रियरेस्ट चांस है। अब देखो रिस्क तो उठानी पड़ती है, मैं नहीं कहूंगा 100% ही नहीं आएगा, इसलिए आपसे मैं बोलता हूँ एक बार गो थ्रू जरूर होगा। मैं 100% स्किप की बात नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस पर ध्यान थोड़ा कम देना, लेकिन ये काम की चीजें इन पे ध्यान ज्यादा देना, क्योंकि जो काम किए ना कहीं उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, ये बात मेरा कहना है। ठीक है, तो आप सभी को हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।